हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट विद रणधीर। ये है लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है विस्कोसिटी। ठीक है। सो विस्कोसिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखो। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force is called viscosity। एक ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड की जहां पे क्या होगा, रिलेटिव मोशन अलग अलग लेयर्स के बीच में, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेगा एक ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मान लो कि ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर से एक फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। तो होता क्या है कि जो सबसे पास में लेयर है, या ऐसा बोलो जो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में है, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो चिपका हुआ रहेगा उस वॉल के साथ। और जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर्स में जाओगे वैसे वैसे आप मूवमेंट देखोगे। थोड़ा ऊपर के लेयर में जाओगे तो थोड़ा सा ही मूवमेंट हो रहा है, थोड़ी ही स्पीड है। उसके ऊपर के लेयर में आप जाओगे, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होगी उसकी। और ऊपर लेयर में जाओगे और ज्यादा स्पीड मिलेगी आपको। और ऊपर जाओगे और ज्यादा स्पीड मिलेगी। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई भी अगर लेयर है, जैसे अगर ये लेयर है तो ये लेयर ये दो लेयर्स के बीच में है। तब ये जब मूव करेगा तो एक ड्रैगिंग फोर्स, जैसे कि एक फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे लिक्विड या फ्लूइड में हम फ्रिक्शन वर्ड ये नहीं यूज कर सकते, बट ऐसा एक ड्रैगिंग फोर्स जो कि इस लेयर पे लगेगा बाय दिस एंड दिस लेयर अपोजिट डायरेक्शन में। और वो ट्राई करेंगे कि उससे वो थोड़ा सा अपोज करे, उसका मोशन अपोज करे, उसे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। ठीक है। सेम हर एक लेयर हर दूसरे लेयर पे यही एक फोर्स लगा रहा है। और इसके लिए आप ये देख रहे हो कि जितना आप नीचे जाओगे उतना ही उस लेयर की जो स्पीड है वो कम होगी। और फाइनली जो कांटेक्ट में लेयर है वो एकदम स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, कि हर एक कंसेक्यूटिव लेयर का आप देखते जाओगे तो स्पीड आपको अलग अलग मिलेगा। नॉर्मली जितना आप ऊपर जाओगे उतना स्पीड बढ़ता हुआ मिलेगा। एक समय के बाद ये रिवर्स होने लगता है। मतलब क्या कि एक समय के बाद वापस से स्पीड कम होने लगती है, बिकॉज ऊपर भी तो एक लेयर होगी। मान लो एक पाइप है, तो नीचे के वॉल पे कांटेक्ट रहेगा तो वहां पे स्टेशनरी लेयर। धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो स्पीड बढ़ते हुए दिखेगी। इस वाली लेयर की स्पीड मैक्सिमम है। फिर वापस से आप जब ऊपर वाले वॉल के कांटेक्ट में जा रहे हो तो वापस से लेयर की जो स्पीड है वो कम होती हुई दिखाई देगी। और वापस से यहाँ पे कांटेक्ट वाला जो लेयर है उसका स्पीड जीरो रहेगा। ठीक है। फिर विस्कस ड्रैग वही है, आपका जो ड्रैगिंग फोर्स है वही है, ये विस्कस ड्रैग भी इसे हम बोलते हैं। द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। जो ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है अलग अलग लेयर्स के बीच में। ठीक है, तो उसे ही हम विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस measured from a stationary layer is called velocity gradient। ठीक है, मतलब आपको ये बोला है कि dv अपॉन dx यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है डिस्टेंस के हिसाब से। ये डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। स्टेशनरी लेयर के साथ जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली वो है। जैसे कि आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते हो उतना वेलोसिटी भी बढ़ रही है। डिस्टेंस घटाओगे वेलोसिटी भी कम होगी, मतलब चेंज होगी। तो इसके रेशियो को ही हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। मान लो कि v और v प्लस dv ये दो वेलोसिटीज हैं ऑफ लेयर। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेयर का वेलोसिटी v है और इस लेयर का वेलोसिटी है v प्लस dv।
इसका भी है, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका, तो इसलिए इसको हमने v प्लस डी भी बोला। नीचे वाले का थोड़ा सा कम होगा, उसको हमने v माइनस डी भी बोला। सो v प्लस डी मान लो दो लेयर है, और इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस बॉटम या स्टेशनरी लेयर के साथ, v वाले का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला हमने, x, और v प्लस dv वाले लेयर का वेलोसिटी जो डिस्टेंस है वो है x प्लस डी एक्स। ठीक है। अब आप जब वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालोगे तो मेन फंडा ये है कि एक हिसाब से आपको ऊपर लिखना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ये ज्यादा थी, ये कम थी, माइनस किया। v प्लस डीवी में आप v को माइनस करोगे, ठीक है, ये ऊपर करना है। और नीचे आपको डिस्टेंस में चेंज दिखाना, डिस्टेंस में ऊपर है ज्यादा, यहाँ पे है कम, तो x प्लस डी एक्स में आपको माइनस कर देना है x। यही है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखोगे तो v और माइनस v कैंसिल, x और माइनस x कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका dv अपॉन dx। तो ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है। हमने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस लिया, देखा वैल्यू सेम आ रही है, कैंसिल हुआ, और फाइनल आपको फॉर्मूला मिल रहा है dv अपॉन dx। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला। इसके बाद यही है कि एक विस्कस फ्लो यानी कि इसकी विस्कोसिटी होगी, उसका आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉटम में होगा और जो टॉप में होगा इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जैसे आप बीच की ओर जाओगे वैसे वेलोसिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है। और वही बोला, सेंटर लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट, जो बीच का लेयर है वो फास्टेस्ट मूव करेगा, और जितना आउटर मोस्ट जाओगे, जितना आप बाहर की ओर जाओगे, उतना वेलोसिटी कम हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। ये नॉन विस्कस फ्लो है, जो कि हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। नॉन विस्कस फ्लो मतलब इसके सारे लेयर सेम स्पीड में मूव करेंगे, ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, एकदम सेम स्पीड में। ठीक है, तो ये नॉन विस्कस फ्लो का एक डायग्राम होगा। तो अगर इनकेस अगर डेफिनेशन या डिफरेंस आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हो, डायग्राम बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव। ठीक है। हर एक लिक्विड विस्कस लिक्विड है यहाँ पे, रियलिटी में इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। ठीक है, जैसे आप एक पानी को गिराओ या फिर आप एक शहद को गिराओ, तो शहद तुरंत से पूरी तरीके से नहीं गिर जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा, फिर वो जार के एकदम एच पे आके फिर गिरना चालू होगा। तो काफी स्लो हो रहा है वो, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी काफी हाई है। ठीक है, पानी के मुकाबले पानी का ऐसा नहीं बोल सकते विस्कोसिटी कुछ है ही नहीं, उसकी भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। सो हर एक लिक्विड जो अर्थ पे है उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है, और ये नॉन विस्कस एक हाइपोथेटिकल चीज। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन ने यहाँ भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। So, for a streamlined flow, the viscous force acting on any layer is directly proportional। यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है, ऐसा इन्होंने बताया कि एक फोर्स होगा जो विस्कोसिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इस फोर्स के बारे में बताया है, पहले तो ऐसा बोला है कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, तब की बात कर रहा है। तो आपका जो फोर्स है पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द एरिया, एरिया ऑफ द लेयर, और सेकंड है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला एरिया पे, दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि dv अपॉन dx पे। ठीक है, हम दोनों ही इक्वेशनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करते हैं, दोनों का एलएचएस सेम है, एक ही बार लिखा, साइन सेम एक ही बार लिखा, राइट साइड में चीजें अलग है, मल्टीप्लाई कर लिया, ए में मल्टीप्लाई कर दो dv बाय dx। ठीक है, अब यही इसको जब इज इक्वल टू में करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा ईटा। ये क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। जैसे ये इसकी वैल्यू पानी के लिए कम होगी, हनी के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, ये फॉर्मूला तो आप याद रखो बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, ठीक है, एरिया जो है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका आपके जो लेयर्स है ऐसे मूव कर रहे हैं कुछ, तो मैंने एरिया कुछ यहाँ का क्रॉस सेक्शन लिया, नहीं।
हम एरिया जो ये लेने वाले हैं वो ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है जहां पे बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। तो पैरेलल टू द लेयर ये हम एरिया लेने वाले हैं कि कितने एरिया तक का चाहिए अपने को फोर्स लग रहा है। तो वो एरिया चाहिए अपने को पैरेलल टू द लेयर, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर, ठीक है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या है? मतलब वही अपना जो ईटा है वो, ठीक है। डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे अगर मैं इस ईटा को निकालना चाहूं तो मैं बाकी सबको वहां भेजूंगा, एफ के नीचे चले जाएंगे, जैसे ए आ जाएगा एफ के नीचे, और डीवी बाई डी एक्स भी आ जाएगा एफ के नीचे। सो आप क्या बोल सकते हो फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, कि डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, ऊपर आ रहा है विस्कस फोर्स पर, यानी नीचे की बात करना है, नीचे क्या मिल रहा है आपको? यूनिट एरिया बिल्कुल दिख रहा है, और एक और चीज है नीचे, तो वापस से लगाया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन बनता है इसकी, फॉर्मूले से ही याद रखना है। और कभी भी मैं अगर विस्कोसिटी की बात करूं, विस्कोसिटी, सो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम सेम ही मान के चलता है, ठीक है। विस्कोसिटी बोले, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोले, हम सेम ही मानेंगे। तो हम अगर बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही हुआ ये, और वो रहेगा आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहीं से आ जाएगा, तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था वहीं से आ जाएगा। आप यूनिट पुट करो हर एक की, और सॉल्व करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे देखो अपना यहाँ पे ईटा के लिए क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया इंटू डीवी बाय डीएक्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी, वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि सेकेंड रहेगा, ओके। सो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा अपना? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये क्या बनेगा? न्यूटन पर, ये दोनों साथ में है, सो ये मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ये चीज आ रही है हमारे हिसाब से। टेक्स्ट में क्या दिया है? कहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो इशू हो गया। हाँ, सो मीटर पर सेकंड इसका, और इसका क्या रहेगा? मीटर रहेगा ना, डिस्टेंस है। तो मीटर मीटर कैंसिल कर सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर के नीचे ऐसा आएगा, इसको हम ऊपर भेज लेंगे। तो हाँ बराबर मैच कर रहा है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 Newton is required to move a metal plate of area this with a velocity of this when it rests on कितना मीटर थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको निकालना है, सो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वही फोर्स वाला, ये वाला फॉर्मूला, ईटा इक्वल टू फोर्स अपॉन ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है, एक तो आपको फोर्स तुरंत ही पता है 0.5, ठीक है, ये आपका एफ हो गया। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में वैल्यू है, एरिया है, ये आपका ए हो गया, विथ द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है व्हेन इट रेस्ट, इतना कुछ मीटर थिक लेयर है। मीटर मतलब ये अपना जनरली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जब मैं डीवी बाई डी एक्स करूंगा फॉर्मूले में, मतलब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये v की वैल्यू को x की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे dv बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे v की जो वैल्यू मिली है मुझे 3 इंटू 10 की पावर -2 पुट किया,
और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू जो कि है 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। कुछ समझ में अगर ना आए कि भाई ये वैल्यू किसकी है तो आप यूनिट देख लो, समझ में आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगा, और ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देखोगे तो मीटर में है, सो ये आपका डिस्टेंस होगा। सो डी बाई डी एक्स में हम इसको बस डिवाइड कर लेंगे, वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 60 पर सेकंड। अब फॉर्मूले में पुट करो, 4 0.5 पुट किया, एरिया आपको पता है 10⁻² इंटू 60, ये वैल्यू पुट किया। आगे सॉल्व कर सकते हो, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.6 बन जाएगा, इन्हें आगे सॉल्व करोगे 0.833 यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ है नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान से आप आराम से कर सकते हो। इसमें डाउट है कहीं किसी को? कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन तो खुद को करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो सब नहीं बता पाऊंगा मैं। और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल जुलाई 2024 में आया था बोर्ड्स में, 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट देखो स्टोक्स लॉ का, द विस्कस फोर्स acting on a small sphere falling through a medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity through fluid and coefficient of viscosity। क्या बोला कि अगर मैंने किसी एक स्पीयर को एक मीडियम में गिरने के लिए छोड़ दिया, स्पीयर को मान लो कोई मीडियम है ना, लिक्विड है, कोई गैस है, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड है तो कोई भी हो सकता है, तो ये फ्लूइड में मैंने इसको गिरने के लिए छोड़ दिया, तो जब ये गिरेगा उस समय पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो इस पे फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, न्यूटन ने इसकी बात की थी। बट वो बिटवीन द लेयर्स जो फोर्स लग रहा है वो था, ये किस पे लग रहा है? एक स्पीयर जो गिर रहा है मीडियम के अंदर, और उस पे जो लग रहा है विस्कस फोर्स, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? रेडियस ऑफ द स्पीयर के साथ। ठीक है, फिर वेलोसिटी के साथ, फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ। तो हम लिखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईटा आर एंड वी। इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और न्यूमेरिकली ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो मिली है 6 पाई, तो पुट कर सकते हो के की जगह पे 6 पाई, बाकी सब एज इट इज ईटा आर वी। तो ये फॉर्मूला हो गया, जब भी आप स्पीयर की बात करोगे तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बिकॉज यहाँ पे आर है, रेडियस है। ठीक है, तो अगर हमें विस्कस फोर्स की बात करनी है, या उसकी मान लो स्पीयर की बात करनी है, या उसके वेलोसिटी की बात करनी है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर स्पीयर आ गया है फ्रेम में तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे स्टोक्स लॉ से। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या चीज है देखो ध्यान से, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक विस्कस लिक्विड में मान लो एक कोई बॉडी गिर रही है अंदर की ओर, ये बॉडी मान लो नीचे की ओर गिर रही है इस फ्लूइड से या इस लिक्विड से, तो एक समय पे इसका जो वेलोसिटी है, गिरते वक्त का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। पहले गिरना चालू होगा, स्पीड धीरे होगी, फिर गिरते गिरते उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वही है इसका टर्मिनल वेलोसिटी। याद रखना, विस्कस लिक्विड की बात कर रहे हैं। कंसिडर अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर। मान लो एक स्पीयर है आर रेडियस का, डेंसिटी रो है इसका, इस स्पीयर का, जो कि गिर रहा है अंडर द ग्रेविटी। लिक्विड का डेंसिटी आपको दिया है सिग्मा, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है ईटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन है, जैसे ये नीचे की ओर गिर रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस स्पीयर के ऊपर लग रहे हैं? पहला तो नो डाउट विस्कस फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये एक विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। विस्कस फोर्स ट्राई कर रहा होगा इसको कि ऊपर की ओर रखे, ठीक है, वो हमेशा लगेगा अपवर्ड्स। ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। उसके बाद वेट ऑफ द स्पीयर, स्पीयर का वेट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो वेट कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। ओके,
सो अगर मैं वेट की बात करूं सो W इक्वल टू हम बोलते हैं mg। ठीक है। अब m की बात करें, मास को आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मुझे यहाँ से मास निकालना है तो ये v को वहां भेजूंगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, साथ में रो भी है। ठीक है। ये सब वैल्यू किसकी आ गई, m की आ गई, तो आप लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब रो, और g भी तो है। तो ये आ गया आपका टोटल वेट। ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब रो जी। वेट है तो कहाँ लगेगा, नीचे की, डाउन। एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं, अप थ्रस्ट भी बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं इसे। सो ये फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ठीक है। कोई भी फ्लूइड आप पे फोर्स लगता है, इस फोर्स से आप पानी में तैर भी पाते हो। ठीक है। सो ये फोर्स है, और बियॉन्ड फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, बट ये वैल्यू बराबर किसकी होगी, वो मेन। ठीक है। सो जनरली एज पर द आर्किमेडस प्रिंसिपल, याद है कुछ, आर्किमेडस प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था पहले, उसका यूज करना है यहाँ। ठीक है। बियॉन्ड फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, उतना लग रहा होगा जितना जितना वेट ऑफ द लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। मान लो कि पहले लेयर इतनी थी, ये स्पीयर डालने के बाद लेयर ऊपर आके इतनी हो गई, तो जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, नीचे से ऊपर आया इतना हिस्सा, इसका जो वेट आएगा वही बियॉन्ड फोर्स, एज पर द आर्किमेडिस प्रिंसिपल। मतलब आपको वेट ऑफ द लिक्विड निकालना है जितना ये स्पीयर डिस्प्लेस करेगा। अब सिंपल सी बात है कि इसका जितना वेट होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा। अगर वही उस आर्किमेडिस प्रिंसिपल या आर्किमेडिस साइंटिस्ट ने जो बताया था कि जैसे एक बाथ टब ले लिया, उसमें वो महाराज कूदे पूरा लेवल भर के पानी, तो जितना पानी बाहर गिरा वो उनके बॉडी वेट के बराबर था। मतलब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो जनरली उस बॉडी जो हमने उसके अंदर इमर्स किया उसके वेट के बराबर होगा। तो ये जो स्पीयर आपने डाला इसका वेट जो निकाला, लगभग इतना ही वेट बियॉन्ड फोर्स का भी रहेगा। ठीक। तो हम वेट का एज इट इज फॉर्मूला लिखेंगे, बस फर्क क्या रहेगा, हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो भी लिक्विड की आ जाएगी। पहले डेंसिटी हमने रो लिखा था, रो जो डेंसिटी वो किसकी थी, वो स्पीयर की थी। बट हम जब लिक्विड में शिफ्ट कर रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी आएगी सिग्मा। तो इन प्लेस ऑफ रो आप सिग्मा लिखते हो। ये आ गया आपका बियॉन्ड फोर्स, ये लगता है आपका ऊपर की ओर। इतना क्लियर है। फिर एज द डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये स्पीयर नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे इसका जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ेगा, तो स्पीड भी बढ़ने वाला है, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। A stage is reached when sphere attains terminal velocity। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे एक मैक्सिमम वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, जहां पे आप वो ये नाम यूज कर सकते हो कि वो इसकी होगी टर्मिनल वेलोसिटी। एट द टर्मिनल वेलोसिटी the total downward force acting on the sphere is balanced by the total upward force acting on the sphere। तो जब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होगी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, वो समय पे ये चीज होने वाली है कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात करें कौन से हैं टोटल डाउनवर्ड फोर्स, कौन से हैं टोटल अपवर्ड फोर्स, देखो।
डाउनवर्ड में तो एक ही लग रहा है, कौन सा? वेट। ठीक है, वो ये। और अपवर्ड में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अपथ्रस्ट यानी कि बियॉन्ड फोर्स, और एक विस्कस फोर्स। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सो विस्कस फोर्स जो निकाला हमने अभी डेरिवेशन में, 6 पाई ईटा आर वी, ये निकाला है। स्पीयर के लिए यही होता है, अगर स्पीयर गिर रहा है एज पर द स्टोक्स लॉ, तो इतना ही उसमें विस्कस फोर्स लग रहा होगा। प्लस बियॉन्ड फोर्स भी हमने निकाला, बस इन प्लेस ऑफ रो क्या आ जाएगा? सिग्मा। अब इस एक जगह रखो, इसे वहां शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा। कुछ कॉमन निकालो यहाँ पे, 4/3, 4/3 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर क्यूब कॉमन, जी भी रहेगा कॉमन। क्या बचा? बस यहाँ पे रो बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा? सिग्मा। ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं यहाँ के वेलोसिटी के बारे में, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो वेलोसिटी मिल जाएगी वही रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ से v निकालना चाहता हूँ। बाकी सब मैं वहां भेजूंगा, 6 पाई ईटा आर, सब कुछ वहां भेज दिया, डिवाइड में आ गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लो आगे। एक तो आप देखोगे यहाँ पे पाई पाई कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल हो सकता है? यहाँ का आर क्यूब और आर कैंसिल होगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। कुछ नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं, टू टू जा और टू थ्री जा। ठीक है, इतनी चीजें बच रही हैं। सो ऊपर क्या बच रहा है? 2 आर का स्क्वायर, जी, टी माइनस सिग्मा, बस नीचे 3 3 जा 9, और तो ईटा बस, है ना? तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीड। ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो कि मिलेगी आपको जब वो एक विस्कस फ्लूइड में गिरेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी समझ में आया? डेरिवेशन कैसे किया? डाउट है कहीं पे? ठीक है, पहले तो सारे फोर्सेस देख लिए। तीन फोर्स थे, बियॉन्ड फोर्स, विस्कस फोर्स, और उसका वेट। ध्यान से लिखा उससे, फिर वही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स बराबर होंगे। इक्वेट किया, वी जहां मिला उसको निकाला, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट किया, बस सॉल्व कर लिया। इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ध्यान दो, ये चीज क्या है? The volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the flow. Except, so अगर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिससे आप कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, सो उसका जो वॉल्यूम रेट होगा फॉर अ स्टेडी फ्लो वो सेम रहेगा थ्रू आउट द फ्लो। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ए वी कांस्टेंट रहेगा। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्टेटमेंट में लिखना है तो ऐसे लिखो, थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको ये चीज मिल जाएगी कि यहाँ पे बात हो रहा है कि ए इंटू बी, एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज रहनी चाहिए कांस्टेंट। ये आपको प्रूव कर, अब देखो कैसे ये प्रूव होगा। सो कंसिडर अ ट्यूब ऑफ फ्लो एज शोन इन द फिगर। तो ये ऐसा एक कुछ एक ट्यूब मान लिया हमने, एक इरेगुलर सा, कहीं एरिया कम है, कहीं एरिया ज्यादा हो गई है। ठीक है। All the fluid that passes through a tube of flow must pass through any cross section that cuts the tube of flow। तो वही है कि कभी भी ये अगर यहाँ से अगर पास करता है फ्लूइड, तो वो हर एक क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा। ये भी, ये भी। ठीक है, हर एक क्रॉस सेक्शन से वो गुजरेगा। उसके बाद ऑल द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू अ ट्यूब, ये हो गया।
कंसिडर सेक्शन A1 एंड A2 लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको A2 मान लो, इस वाले एरिया को आप A1 मान लो। ठीक है, एट पॉइंट A ये आपको एरिया A1 मिल रहा है, ये एरिया A2 आपको एट पॉइंट B मिल रहा है। द मास ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, मास तो सेम ही रहेगा। जो A1 में इंटर करेगा, मान लो यहां से कोई इंटर किया फ्लूइड M1 मास का या M मास का, वही सेम मास आपको A2 वाले एरिया में मिलेगा। देन इक्वल मास फ्लूइड ऑफ फ्लूइड शुड लीव द सेक्शन 8। तो जितना मास A1 से गया उतना ही मास आपका A2 से निकलेगा। मास सेम ही रहेगा, थोड़ी अंदर जाके वो ऐसा नहीं है कि कंजर्व नहीं रहेगा। लेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विच क्रॉसेस द सेक्शन EFGH एट पॉइंट A इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बी V1। आप EFGH वाला क्रॉस सेक्शन देखो, इस क्रॉस सेक्शन में मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल लगा क्रॉस करने में, इसको, इस एरिया को, इतना पूरा एरिया क्रॉस करने में जो टाइम इंटरवल लगा होगा, डेल्टा टी लगा होगा उस फ्लूइड को, और जो वेलोसिटी से क्रॉस किया उसको, उस एरिया को, वो मान लेते हैं हम V1। द मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग द ट्यूब थ्रू द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट A इज। अब यही वाले एरिया में जितना मास इंटर किया गया होगा, कि जितना मास इसके अंदर इंटर किया होगा, वो मास कैसे आप निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से आप निकालोगे? वही फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। कौन सा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखो, जैसे कि ये जो आपको एक शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल से दिख रहा है, मैं अगर 3D में जाऊं, थोड़ा बस समझने के लिए बता रहा हूँ, एरिया कोई भी वो कंसेप्ट यही लगता है। एक, अगर 3D में जाऊं तो मैं इसको एक क्यूबॉइड बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि L × B को ही लेके चलो बस पहले, L × B मतलब क्या हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, एक रेक्टेंगल है, क्रॉस सेक्शन है, L × B मतलब उसका एरिया हो जाएगा। एच की बात करूं तो एच वो हाइट होगा, जिस हाइट से, ऐसे ऐसे बोल सकते हो, जिस डिस्टेंस से वो ट्रेवल करेगा। देखो क्रॉस सेक्शन को ऐसे देखो आप, ये आपका जो भी ट्यूब है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बैठा है, वो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। अब इसकी जो भी हाइट है, वो ये है, वो ये है। मतलब उतना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। बॉटम का सरफेस लिया, और इसको अगर मैं एक हाइट तक बनाऊं तो पूरा मेरा शेप बन जाएगा, वही मेरा वॉल्यूम होता। हम सेम काम करते थे सिलेंडर के लिए, बॉटम का एरिया निकालते थे πr² और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हो जाता था πr² वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैसे मैं आपको बोल रहा हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है एक रेक्टेंगल, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो हाइट है इसकी, जितना हाइट है उतना मेरा जो लिक्विड है वो ट्रेवल करेगा। तो एच जनरली बताएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। बट मुझे वैल्यू पता है कुछ वेलोसिटी के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, तो आप डिस्प्लेसमेंट को लिखो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे एच है, तो एच अपॉन टाइम, टाइम हमने डेल्टा टी बोला हुआ। एच निकालेंगे तो क्या करेंगे? डेल्टा टी वहां भेजेंगे तो v इंटू डेल्टा टी। मैंने यहाँ पे वैसे v1 माना है, तो v1 इंटू डेल्टा टी। तो एच की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? v1 इंटू डेल्टा टी। तो सब कुछ पुट करते हैं, देखो यहाँ पे रो पुट किया, वॉल्यूम को हमने L × B × H लिखा, इसमें L × B को मैंने क्या लिखा? A लिखा, और H की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? V1 डेल्टा। अच्छा, एरिया अपना A1, तो यही आ गया, रो A1 V1 डेल्टा टी। समझ में आ रहा है?
ऐसे मैं लिख रहा हूं क्या, मास, मास ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड, जो इतने क्रॉस सेक्शन से पास हुआ। उसके बाद सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड बी v2 एट पॉइंट बी। बी वाले पॉइंट में मान लो उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गया, बिकॉज देखो यहाँ ज्यादा एरिया है, आगे की ओर जब जाएगा तो यहाँ पे आप देखो गली थोड़ी पतली हो गई है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये आपने नॉर्मल कंसेप्ट में देखा होगा, ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर आप वो वॉशिंग का जो होता है ना, वॉशिंग गन जो होती है, गाड़ी को जो धोते हैं गन से जो, तो उसमें आप ये देखे होगे कि नॉर्मल हम सप्लाई से पानी ले रहे हैं, इतनी मोटी पाइप से ले रहे हैं, बट उससे जब पानी निकल रहा है तो काफी नोजल छोटा हो जाता है, जब एरिया कम हो जाता है तो स्पीड भी काफी बढ़ जाता है। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देखो, इसके मुकाबले यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे एक अलग वेलोसिटी v2 ले लिया, बी वाले पॉइंट। अब जितना मास ऑफ फ्लूइड यहां से निकलेगा, इतने एरिया से निकलेगा, उसको हम निकालेंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा अपना जैसा मेहनत की थी हमने, डेंसिटी एज इट इज, एरिया की जगह पे यहाँ पे एरिया अलग है तो A2 आ जाएगा, वेलोसिटी अलग है तो V2 हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। हम सेम टाइम के लिए बात कर रहे हैं। जितना समय यहाँ पे लगा, ये देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो यहाँ पे स्पीड कम थी, एरिया कम ही कवर हुआ। यहाँ पे एरिया कम है, स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा कवर हुआ। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मेरा ये मतलब। ठीक है, तो दोनों में समय हमें सेम लग रहा है, यहाँ भी डेल्टा टी लग रहा है, यहाँ भी डेल्टा टी लग रहा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी रखना है। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ये लेके चलना है, हमारा जो दोनों मास है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये चीज है, दोनों ही मास, जितना मास यहाँ पे इंटर किया उतना ही मास यहाँ से निकलेगा सेम समय पे, तो दोनों मास को हम बराबर बोल के दोनों को इक्वेट करेंगे। जो जो सेम है कैंसिल करो, रो रो कैंसिल है, डेल्टा टी कैंसिल है, क्या बचा, A1 V1 बराबर A2 V2। मतलब क्या, आप एरिया चेंज करो वेलोसिटी चेंज होगी, बट हमेशा जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। A1 V1 किया या A2 V2 करो, A3 V3 करो, A4 V4 करो, हर एक एरिया के लिए एक अलग वेलोसिटी मिलेगी, बट इनका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए भी ले लो आप, कोई भी एरिया के लिए उसके लिए जो उसका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी वो ले लो, मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेगी। ठीक है, और यही आपका ए वी मतलब होता है dv/dt, जो अपना स्टेटमेंट था, वॉल्यूम को डिवाइड किया टाइम से, तो यही आ जाएगा। खुद देख लो, हमने वही लॉजिक से देखो, अब वॉल्यूम को जैसे आपने बोला एल इंटू बी इंटू एच, बोला नीचे टाइम है इतना देखो, तो यहां से जो एल इंटू बी है उसको आप एरिया बोल लो, और एच अपॉन टाइम, एच मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसलिए मैं पहले ए भी बोल दिया था। वॉल्यूम में करके जाओगे थोड़ा सा टफ हो सकता है, इतना कुछ टफ नहीं होगा, बट आसान, आसानी से आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो आपको जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बोला था कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम बोला, रेट बोला, किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला, तो नीचे टाइम में रहता है। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ये हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट, जिसको हमने ए बी देखा, तो आपको ए बी को कांस्टेंट प्रूव करना था, जो कि हमने किया। ऐसा डायग्राम बनाना हो, इजी सा है, बीन बांसुरी जो भी लग रहा है बनाना पड़ेगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन देख लो एक, ये 2 मार्क का क्वेश्चन जुलाई 2023 में आ चुका है। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, with which an air bubble of diameter 0.4 mm rises। जिस टर्मिनल वेलोसिटी से एक बबल, अगर एक एयर बबल इनसाइड द लिक्विड बनता है तो कहां आएगा, ऊपर की ओर आएगा वो। तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, एक टाइम होगा जिस टाइम पे वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, वो वेलोसिटी आप यहां भी निकाल सकते हो। ये भी एक अच्छा केस है, एक सॉलिड स्पीयर है वो नीचे की ओर गिरेगा, एक बबल है तो बॉटम से वो ऊपर की ओर आएगा, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। विस्कोसिटी आपको दिया है, यानी क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी आपको दे दिया है, डेंसिटी आपको गिवन है,
आपको डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, ठीक है। अपना फॉर्मूला सिंपल सा है, टर्मिनल वेलोसिटी का हमने डेराइव किया था अभी जस्ट। वैल्यू सारे पता है आपको, डायमीटर पता है ऑफ द एयर बबल 0.4 mm। हमें चाहिए एक तो रेडियस, और वो भी रहे एसआई में, मीटर में करो तो 0.4 को एक तो आधा करोगे तो रेडियस हो जाएगा 0.2, और एमएम में क्या मल्टीप्लाई करना होता है मीटर के लिए, 10⁻⁻⁴। फिर जी आपको पता है 9.80 चलता है। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, देखो जैसे हम स्पीयर की बात करते थे उसकी डेंसिटी को हमने रो बोला था, अभी बबल आ गया उसकी जगह पे, तो बबल की डेंसिटी को, बबल के अंदर क्या भरा है, एयर, बबल के अंदर क्या भरा रहता है, एयर, तो एयर की डेंसिटी आप लोगे एज रो, और वो कितना दिया है 1.29 किलोग्राम पर मीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो बाहर का लिक्विड का डेंसिटी उसको हम सिग्मा बोलते हैं, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विस्कोसिटी आपको दी है, ठीक है। वैल्यू बस पुट करना है आपको, आर जो हमने निकाला ये वैल्यू पुट करना, ये नहीं करना, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू जी, फिर रो माइनस सिग्मा करो, नीचे ये पुट करो 2/9 एज इट इज, सॉल्व करना है बस, क्या दिक्कत है। ओके, सो आपको ये जो वेलोसिटी फिर मिलेगी सॉल्व करके, ये देखो एक तो ये चीज है कि माइनस में मिल रही है, माइनस का मतलब क्या हो गया, एक तो ग्रेविटी के हिसाब से उल्टा जा रहा है वो, है ना, ये चीज आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो बबल है नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे लगती है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए भी यहाँ पे निगेटिव और कुछ नहीं। तो डरना नहीं है कि यार वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो कब प्लस कब माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। अगर स्पीयर होता नीचे गिर रहा होता तो भी आपको डेफिनेटली पॉजिटिव मिलता, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा हाथ साफ करो, जितना हो सकता है उतना कैलकुलेशन करो, कैसे करना है सब बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये है अपना आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया, और इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।